नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ा रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अब तक की जो तमाम अहम खबरें हैं उन पर नजर डालते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत के पैकेज की चौथी किस्त शनिवार को पेश की, जिसमें सबसे बड़ी घोषणा थी रक्षा निर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% करना। रक्षा क्षेत्र में सुधारों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन उपकरणों का आयात बंद करना होगा जो कि भारत में बनाए जा सकते हैं। इसके लिए साल दर साल समय सीमा के साथ उन हथियारों और पुर्जों की एक सूची बनाई जाएगी जिनके आयात पर रोक लगेगी। इन हथियारों और पुर्जों के देश में ही उत्पादन के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा। इसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी और उनका कॉर्पोरेटाइजेशन यानी कि निगमीकरण किया जाएगा। रक्षा उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। We shall notify a list of weapons and platforms which shall be not allowed for import, but we shall have them bought from India. So the import of this listed set of equipments shall not be allowed. They shall be banned. And every year this list will be increased because more capacities which come to be recognized, which meet the standards, which meet the defense standards, will be obtained from India. The next step in defense production related reform is to improve the autonomy, accountability and efficiency in ordnance supplies which are being made by the ordnance factories. And for this, we intend to corporatize ordnance factory boards. कोयला खनन क्षेत्र में सुधारों की बात करते हुए सरकार ने कहा कि अब वो कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत करने जा रही है। पहले जहां खनन कंपनियों को सरकार को एक तय रकम देनी होती थी, वहीं अब सरकार रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल लाने जा रही है। इसके साथ ही अब कोई भी पार्टी किसी भी कोयले के ब्लॉक के लिए बोली लगा सकती है और उसे खुले बाजार में बेच सकती है। इसके साथ ही ब्लॉक्स के लिए बोली लगाने की शर्तों में भी ढील दी जा रही है। कोयले के गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये सारा काम है और कोयला खनन की बुनियादी सुविधाओं के विकास पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खनिजों के खनन से निजी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए खनन से लेकर उत्पादन तक की नीति लाई गई है। इसमें 500 ब्लॉक्स को एक पारदर्शी नीलामी के जरिए बांटा जाएगा। इसके तहत बॉक्साइट और कोयले के ब्लॉक्स की साथ नीलामी की जा सकेगी। कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइन के अंतर को मिटाया जा सकेगा। खदानों को लीज पर दिए जाते वक्त सरकार की तरफ से ली जाने वाली स्टैंप ड्यूटी से भी उसे भी युक्ति संगत बनाया जा रहा है। दुनिया के पहले 3 सबसे बड़े भंडारण क्षमताओं में जहां पर कोल ब्लॉक्स है, यानी कि जहां पर कोयला है, उसमें भारत आता है। उसके बावजूद हम शायद अपनी क्षमता का दोहन नहीं कर पाए जो हमारे पास उपलब्ध थी, और इसीलिए कुछ बदलाव इसमें किए जाएंगे ताकि इसमें जो प्रति टन पहले जितने रुपए मिलते थे उसकी बजाय अब राजस्व साझा करने की बात आएगी, उस पर जाया जाएगा। और जैसे पहले जो स्टील प्लांट चलाते थे, बिजली का उत्पादन करते थे, केवल उनको मिलता था। इसके लिए ओपन ऑक्शन भी होगी ताकि ओपन मार्केट में सेल कर सकें, ज़्यादा लोग इसमें आए, ज़्यादा इसका खनन हो सके और इससे देश की अर्थव्यवस्था को और देश के उद्योग को भी बल मिलेगा। लगभग 50 ऐसे नए ब्लॉक्स खनन के लिए नीलामी पर आने वाले समय में उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसमें अपफ्रंट पेमेंट की सीलिंग होगी। कोई पात्रता के बड़ी कंडीशन इसमें नहीं है इस तरह की, केवल उनको अपफ्रंट पेमेंट करनी है। सिविल एविएशन सेक्टर में सुधारों पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि आज केवल भारतीय आकाश का 60% ही सिविल एविएशन को मिल पाता है। भारतीय एयर स्पेस पर लगे प्रतिबंधों को कम किया जाएगा, जिससे नागरिक विमानों को कम समय लगेगा।
इससे नागर विमानन क्षेत्र को 1000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 6 हवाई अड्डों के विकास को मंजूरी दी गई है और इस पर नीलामी की प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया जाएगा। पीपीई के तीसरे चरण में 6 और हवाई अड्डों के विकास की योजना है। इसके साथ ही देश में हवाई जहाजों के रखरखाव की सुविधा का भी विकास करने की सरकार की योजना है। बिजली क्षेत्र में सुधारों की घोषणा को करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। साथ ही बिजली का शुल्क और उपभोक्ता अधिकारों का भी ख्याल रखा जाएगा। जैसे बिजली कंपनियों की कमजोरी का खामियाजा उपभोक्ताओं को नहीं भुगतना होगा। अगर बिजली सेवा ढंग की नहीं होती तो कंपनी को दंडित किया जा सकेगा। कंपनियों को बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी और बिजली कटने पर उन्हें दंडित किया जा सकता है। सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार वायबिलिटी गैप फंड में अपना योगदान बढ़ाएगी। अब इसके तहत 30% केंद्र और 30% राज्य सरकारें निवेश करेंगी। इसके लिए सरकार ने 8100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार ने सुधार कार्यक्रम पेश किए। इसके लिए उन्हें सैटेलाइट बनाने, लॉन्च करने और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में बराबर के मौके मिलेंगे। इसके लिए सरकार उनके लिए नीतियां और नियम भी जारी करेगी। साथ ही निजी कंपनियां इसरो की सुविधाओं का भी इस्तेमाल कर सकेंगी। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पीपीपी मोड पर रिसर्च रिएक्टर स्थापित किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल कैंसर और दूसरी बीमारी से निपटने के लिए जरूरी मेडिकल आइसोटोप बनाने के लिए किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी पीपीपी मोड के तहत विकिरण तकनीक का विकास किया जाएगा। साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी न्यूक्लियर सिस्टम से जोड़कर नए इंक्यूबेशन सेंटर का विकास किया जाएगा। मेडिकल आइसोटोप्स का उत्पादन करने के लिए पीपीपी मोड में रिसर्च रिएक्टर्स का स्थापना करेंगे और इससे मानवता की सेवा को और बल मिलेगा। और भारत में जो कोविड-19 के समय हो या कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी इससे पहले लगातार दुनिया भर के देशों को यहाँ से मेडिसिन देने का काम किया हो, उस दिशा में भी हम कदम आगे बढ़ा सकें। पीपीपी मोड में जहाँ फैसिलिटीज़ देने की बात है, वहीं पर पिछले कल हमने कहा था टॉप से टोटल, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो से टोटल यानी कि सभी सब्जियों के लिए 500 करोड़ रुपए का जो हम प्रावधान 6 महीने के लिए लेकर आए थे कि पेरिशेबल गुड्स सड़गल ना जाएं, उनको भंडारण की क्षमता हो, तो उस दिशा में भी और काम हो सके और फैसिलिटीज़ बना सकें। तो उसी लिए ये पीपीपी मोड में एकीकृत खाद्य संरक्षण केंद्र हम लोग विकिरण टेक्नोलॉजी यानी कि इरेडिएशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाएंगे ताकि हमारे कृषि क्षेत्र को भी इससे बल मिल सके और भंडारण की क्षमताओं को भी इसका लाभ मिल सके। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि कोयला, खनिज और रक्षा समेत जिन क्षेत्रों के लिए सुधारों का ऐलान किया गया है, इन उपायों से कारोबार के अनेक अवसर पैदा होंगे। साथ ही ये उपाय आर्थिक बदलाव लाने में भी मददगार साबित होंगे। इस बीच देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 86,000 के करीब पहुंच चुका है। इसमें 53,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में कोरोना के 3,970 नए केस आए हैं और 103 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही अब तक 2,752 लोगों की मौत कोरोना से हुई। हालांकि भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की रफ्तार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में करीब 2,233 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं और 16 मई को कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 35.08% पर पहुंच गई। पिछले महीने की रिकवरी रेट की बात करें तो 18 अप्रैल को ठीक होने वाले मरीजों की दर 13.85% थी, जो कि एक हफ्ते बाद यानी कि 25 अप्रैल को बढ़कर 20.88% हो गई। 2 मई को ये 26.51% और 9 मई को बढ़कर 29.91% हो गई। अब तक देश में 30,150 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 के चलते बंद घरेलू उड़ानों को दोबारा शुरू करने की संभावनाओं के बीच भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण ने हवाई यात्रा करने संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
यात्रियों से यात्रा करने संबंधी 6 बिंदुओं का पालन करने को कहा गया है। इसमें अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की हिदायत दी गई है। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि उड़ान पकड़ने के लिए हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपने बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट लेकर ही प्रवेश करें। साथ ही यात्रियों को सहयात्रियों से 4 फीट की दूरी बनाए रखने, मास्क और अन्य सुरक्षात्मक किट पहने रहने, सैनिटाइजर हमेशा अपने साथ लेकर चलने और अपने हाथों को लगातार साफ करते रहने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रवासी कामगारों को घर वापसी के लिए पैदल न चलना पड़े। श्रमिकों की घर वापसी के लिए रोजाना बसों और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों को चलाया जा रहा है। बावजूद इसके हजारों मजदूर पैदल ही अपने घरों को लौट रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बारे में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है, जिसमें लोगों को केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देने की बात कही गई। पत्र में स्थानीय प्रशासन को पैदल चल रहे लोगों को आश्रय स्थलों पर ठहराने, बस और रेलगाड़ी की व्यवस्था होने तक उनके लिए भोजन पानी मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। कोरोना संकट के वक्त रेलवे लगातार प्रवासी कामगारों को उनके घरों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे देश के किसी भी जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। इसके लिए जिला कलेक्टर को फंसे हुए श्रमिकों के नाम और उनके गंतव्य स्टेशन की लिस्ट तैयार करके राज्य के नोडल ऑफिसर के माध्यम से रेलवे को आवेदन करना होगा। रेलवे अब तक 14 लाख लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंच चुका है। रेलवे बोर्ड के मुताबिक 15 मई तक 1074 श्रमिक ट्रेनों के जरिए इन लोगों ने यह सफर तय किया है। पिछले 3 दिनों से रोजाना 2 लाख श्रमिक अपने घर पहुंच रहे हैं। रेल मंत्रालय अब 3 लाख लोगों को रोज उनके घर पहुंचाने की तैयारी में लगा है। यात्रा के दौरान श्रमिकों को मुफ्त खाना और पानी भी दिया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच भारत को वेंटिलेटर देने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि इस महामारी के खिलाफ सामूहिक तौर पर लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसे समय में राष्ट्रों को एक साथ काम करने की जरूरत है ताकि हमारी दुनिया को स्वस्थ और कोविड-19 से मुक्त किया जा सके। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत अमेरिकी साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के साथ मिलकर कोविड-19 का टीका विकसित करने में जुटे हुए हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच देश में आपसी सद्भाव और भाईचारे की कुछ ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिनसे मानवता का सिर ऊंचा हुआ है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ऐसे ही कुछ तस्वीरों को लेकर उन्होंने आज उसे साझा किया। उपराष्ट्रपति ने असम के धुबरी जिले में लॉकडाउन में फंसे 13 मुस्लिम भाइयों को आश्रय देने वाले हिंदू परिवार की तस्वीर शेयर की। साथ ही इसी जिले में मुस्लिम समाज ने एक हिंदू महिला की अर्थी को कंधा दिया क्योंकि उसके सगे संबंधी लॉकडाउन के कारण नहीं पहुंच सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा भाईचारा और प्रेम देश की मजबूत बुनियाद है। तो ये थी अब तक की तमाम अपडेट्स। अगले अपडेट्स में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप रखिए अपना ख्याल और आरोग्य सेतु ऐप को अपने साथ हमेशा रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।